अस्सलाम वालेकुम। बज़्म उर्दू अदब चैनल के लिसनर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी नया नया कंटेंट सुनने को मिले। शुक्रिया। तेरी कैफियत मेरे हम नफस, कभी आग है कभी आब है। तेरे इख्तियार में कुछ नहीं, ये मोहब्बतों का अजाब है। जरा ठहर जा, जरा सोच ले, मैं तेरा हुआ कि नहीं हुआ। तेरी आग ही के करीब ही तेरी वहशतों का सराब है। दिल बेअमा को अमा मिली तो मुझको कहाँ मिली। जहाँ तूने माथा टिका दिया, मेरा सीना खाना खराब है। वही बेकली, वही बेबसी, वही बंदिशें, वही चाहतें, मैं अभी तलक न समझ सका, तू नसीब है कि निसाब है। कोई एक खालिद नहीं यहाँ, जो तड़प रहा है नेहा नेहा। रहे आशिकी के जहां में सभी सूरतों पे नकाब है। अंशिरा अपनी धुन में वहां आई थी और वहां ममा के साथ एक बेहद हसीन औरत को देखकर चौंक कर रुक गई थी। इस औरत को ज़ारो कतार रोते हुए देखकर वो उलझन का शिकार होती हुई बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था यहाँ गेस्ट मौजूद हैं। कोई बात नहीं बेटा। ममा के साथ साथ इन्होंने भी सुकून का सांस लिया, वरना वो समझ रही थी कि नोफल आ गया है और इसका आना गोया कयामत का आना सबात होता। शहवाना आंसू साफ करने लगी थी। मैं जा रही हूँ, नानी को कॉल करनी है। अंशिरा को इनके दरमियान बैठना मुनासिब महसूस हुआ तो वो बहाने से कहती हुई वहां से निकल गई। ये बच्ची कौन है? इन्होंने इस्तफसार किया। मेरी रिश्तेदार है। समझ नहीं आया इसका तारुफ किस तरह करवाएं। आपकी रिश्तेदार है और हैरान कुन तौर पर इसकी मुशाबहत इस खानदान के लोगों से कितनी मिलती है। मैं समझी हमरा की बेटी है। यूसुफ भाई से मिलते जुलते खदोखाल हैं, कदरे मुशाबहत है इनमें। वो खासी हैरान थी। कभी कभी ऐसा होता भी है। दरअसल यूसुफ से रिश्ता मेरी फैमिली का बहुत करीबी है, सो असर आ ही जाता है रिश्तों में। झूठ बोलना उनकी मजबूरी थी, जो बेहद मुश्किल लग रहा था। भाभी, आप मेरी इल्तिजा सुन लें प्लीज। आप ही नोफल को राजी कर सकती हैं, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। इनसे कहें मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बेसुकून हूँ। अक्रमा से मैं बदनसीब माफी न मांग सकी। मुझे एहसास हुआ तो वक्त गुजर चुका था, लेकिन एक अरसा बीत गया मुझे पुरसुकून नींद सोए हुए। शक्म सेरी भी मेरी खत्म हो गई। हर शय मुझसे रूठ गई है। इनकी आवाज फिर भर्राने लगी थी। अक्रमा को छोड़कर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ शौहर बीवी की ढाल होता है। बिलाशुबा मेरे शबो रोज लापरवाही और लाइल्मी में गुजर रहे थे। मुझे इन बाप बेटे की परवाह नहीं थी, मगर फिर भी निकाह में होने की वजह से वो मेरा साहिबान थे। इनसे तलाक लेने के बाद तो मैं किसी कटी पतंग की मानंद हो गई थी। कुछ साल इसी खुमार में गुजरे और जब खुमार उतरने लगा तो मालूम हुआ मैं कब तक इस तरह दर बदर भटकती रहूंगी। फिर सोचा अब बस मैं किसी एक की होकर रहूंगी। वो बोलते हुए चंद सानिये के लिए रुकी। बस इस फैसले ने मेरी औकात मुझे समझा दी। वो मर्द जो मेरे हुस्न की तारीफें करते ना थकते थे, मेरी इस ख्वाहिश पर इस तरह मुझसे बिदक कर भागने लगे, गोया मुझे कोई मोजी मर्ज लाहक हो गया हो। कोई भी मुझसे शादी करने पर अमाता ना था, उल्टा मुझे तानों और गालियों से नवाज रहे थे। सबकी जुबान एक से बढ़कर एक थी। तब मुझे एहसास हुआ कल मैं चिराग खाना थी तो किसी की हिम्मत ना थी एक लफ्ज कहने की। आज शमाए महफिल बनकर मैंने अपने घर को ही आग लगा दी है। कितने अरसे इस सोको सदमे में रही थी मैं। अक्रमा की मौत का बहुत साल कबल मुझे इल्म हो चुका था, मगर इन दिनों मैं इब्लीस के कहे पर चल रही थी और कोई मलाल भी न हुआ था। और जब जमीन पर कदम पड़े तो मालूम हुआ वो जमीन मेरे लिए दलदल बनकर रह गई है। इमराना ने जानबूझकर इनकी गुफ्तगू सुनी थी। लम्हे भर को इनका ज़मीर बेदार हुआ कि वो इतनी अच्छी लड़की के साथ ज्यादती कर रही हैं। कोई दूसरी लड़की इसकी जगह होती तो खूब जैद के कान भरती और इन माँ बेटे के दरमियान फसाद डलवाने की सही करती।
जबकि वो तो इनकी हिमायत ले रही थी। मगर दिल में जो सौदा के खिलाफ असली बैर था वो इसकी अच्छाई पर बाजी ले गया था, और वो ये सोचकर खौलने लगी कि जैद ने सौदा की मोहब्बत में किस तरह माँ का रवैया महसूस किया, और ना सिर्फ महसूस किया बल्कि सौदा के सामने भी तफक्कुर का इजहार कर दिया था, और जैद ने ऐसा करके इनकी तौहीन की थी। वो सोचती हुई वहां से मायदा के कमरे में आ गई। वो माँ का बिगड़ा मिजाज देखकर इनके करीब बैठते हुए बोली, क्या हुआ मम्मा, मूड ऑफ है आपका? मैं बिल्कुल खिलाफ थी सौदा और जैद की शादी के। तुमने जबरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके इनकी शादी करवाई। अब देख लो, मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया है। इसी दिन का डर था मुझे। वो सख्त गुस्से में इससे मुखातिब हुई। भाई ऐसा कर ही नहीं सकते, क्या हुआ है बताएं तो सही। वो इनका हाथ थामकर नरमी से इस्तफसार करने लगी, तो वो इसको पूरी बात बताती चली गई और वो चुप की चुप रह गई। अब जवाब दो मुझे, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है? यही दिन देखने के लिए भाई की शादी इस फितनी से करवाई थी कि वो माँ के सामने उठ खड़ा हो। आज ये बात हुई है, कल को देखना क्या क्या होता है यहाँ। इमरान ने तलखी से कहा, अरे ममा, भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की, आपको गलत फहमी हुई है। अव्वल भाई कभी भी आपके खिलाफ कोई बात कर नहीं सकते, और भाभी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं। मायदा ने इन्हें कायल करने के लिए कोशिश की, जो कि बेकार साबित हुई। ओहो भाई, कल तक सौदा सौदा करती थी, आज भाभी भाभी करते तुम्हारी जबान नहीं थकती? वो वक्त भूल गई हो जब तुम इसकी सूरत से भी नफरत करने लगी थी? वो मुंह बनाकर बोली, अफसोस करती हूँ इस वक्त पर जब भाभी से नफरत करने लगी थी मैं। ना जाने किस तरह से मैं और वो इफ्रा की बातों में आ गई थी, वरना सौदा कल मेरी बेहतरीन दोस्त तो कजन थी और आज बेमिसाल भाभी है। इसके लहजे में सताइश और मोहब्बत थी। वो चढ़कर गोया हुई, जादूगरनी माँ की जादूगरनी बेटी है वो। जैद के साथ साथ इसने तुम्हें भी अपने जादू की लपेट में ले लिया है। अगर इनको जादू आता तो वो सबसे पहले आप पर जादू करती, आपको जादू की लपेट में लेती। ये सिर्फ आपका वहम है ममा, और कुछ नहीं। मैं भी बेवकूफ किससे सर फोड़ रही हूँ, तुम तो हो ही इसकी चमची। तुम्हें सिर्फ इनकी हिमायत लेनी आती है और कुछ नहीं। मम्मा प्लीज, जो कुछ आप सोचती हैं वो सब गलत है। आप अपनी सोच बदल क्यों नहीं लेती? वक्त के साथ साथ सब में तब्दीली आ जाती है। अपने घर की खुशियों के लिए खुद को बदलना पड़ता है मम्मा। मायदा ने नरमी से इनको समझाने की कोशिश की थी। जरका बेगम बार बार मुस्तरिब अंदाज में घड़ी की जानिब देख रही थी। इनको खदशा था कि किसी भी पल नौफिल आ जाएगा और एक लम्हा भी शाबाना की मौजूदगी को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी नफरत इस औरत के लिए बेपनाह थी, जबकि वो एक तसलसल से अपनी दास्तान हयात सुनाए जा रही थी और जरका बेगम मजबूरन सुन भी रही थी। इस दलदल से मैं जितनी जल्दी निकलने की सही करती, इतनी ही तेजी से वो जमीन मुझे अपने अंदर खींचती रही थी। जिनको मैंने अपना समझा था वो गैरों से बढ़कर गैर साबित हो रहे थे। रफ्ता रफ्ता मुझे मालूम होता रहा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। इज्जत खोकर जिल्लत पाई थी मैंने, तो फिर अकरमा की मोहब्बत और चाहत की कदर करनी थी। मुझे मालूम हुआ था मोहब्बत इसने की थी। मेरी हर ज्यादती और बेराह रवी को वो माफ करता था और मैं इसको कमजोर मर्द समझती रही थी। और जल्दी मुझे मालूम हो गया था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मर्द था। कितनी मर्दानगी, सब्र हौसला, इस्तिकामत से वो मुझे बर्दाश्त करता रहा था। कोई दूसरा मर्द होता तो वो पहले ही दिन मुझे घर से बाहर निकाल देता, मेरे चेहरे पर कालक मलकर दुनिया में रुस्वा कर देता। मगर अकरमा को याद करते हुए वो एक बार फिर सिसकने लगी थी। ये इसकी मोहब्बत ही तो थी जो तुमने इसके एतमाद को पारा पारा कर दिया था, और अब सब कुछ खोकर होश आया भी तो किस काम का? सरका बेगम की निगाहों में भी दुख की नमी उतर आई थी। बस भाभी, कुछ किस्मत में भी बुराई होती है, कुछ तर्ज अमल की भी मार पड़ती है। मैंने अकरमा को छोड़ा, नौफिल को बेटा नहीं समझा, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हत्ता के मेरे भाई और भावश ने भी मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया। सुना है सारिया की शादी करके घर दामाद बना लिया है लड़के को, और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से। हमेशा के लिए जाते हुए भी उन्होंने मुझे इस काबिल न समझा कि एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे माफी कर देते। मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। फैजान खान मेरे वालिद के दोस्त हैं।
एक बार इनसे मुलाकात हुई थी तो इन्होंने मेरी तन्हाई का सबब पूछा। फिर मैंने पूरी सच्चाई के साथ इनको अपनी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर इन्होंने मुझे शादी की ऑफर की थी। औलाद इनकी भी नहीं थी। उनकी बीवी कई साल कबल दुनिया छोड़ चुकी थी। उनको सहारे की जरूरत थी और मुझे भी। फिर इनके पास दौलत और आसाइशात मौजूद थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मुझे मेरी खामियों समेत कबूल करने को तैयार थे। लेकिन सच बताऊं कि मुझे खुद मर्दों से चिढ़ हो गई थी, मगर इस दुनिया में औरत का सहारा सिर्फ मर्द ही बन सकता है। यही सोचकर मैंने फैजान की उम्र रसीदगी की परवाह न करते हुए इनका हाथ थाम लिया था। वो गहरा सांस लेकर चुप हो गई। दुरुस्त फैसला किया था तुमने। तन्हा औरत के लिए ये माशरा गिद्ध साबित होता है। अब तुम्हें वहां खुश रहना चाहिए, इन्होंने सदके दिल से कहा। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरा दिल नौफल को पुकारता है। मेरी बेदार ममता को नौफल की जरूरत है। मेरे अंदर की माँ तड़प रही है, और ये तड़प इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक वो मेरे सीने से नहीं लगते। दुआ करो शहवाना, अल्लाह नौफल के दिल में भी ऐसी ही मोहब्बत पैदा कर दे। इनका मोम सा दिल पिघलने लगा था। अल्लाह के बाद आप ही मेरा सहारा है भाभी। मैं जानती हूँ वो आपकी बात कभी नहीं टालते। माँ से बढ़कर आपकी इज्जत करते हैं। वो किसी भिखारन की मानंद दामन फैलाए इनसे भीख मांग रही थी, और जरका बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आपकी खामोशी से भाभी मैं क्या आखिज करूं? क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी? क्या मैं यूं ही तड़पती हुई वापस चली जाऊंगी? उनके झुके हुए सर और खामोशी को देखकर वो पुरसोस लहजे में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह नौफल को तुम्हारी तरफ राग़िब करूं। तुमसे मिलकर जो इनकी हालत हुई थी वो मैं भूल नहीं सकी हूं अब तक। आप इनको अपनी मोहब्बत का वास्ता दें। मोहब्बत को इम्तिहान किस तरह बनाऊं? वो मुझसे भी बदगुमान हो जाएंगे, और मैं डरती हूँ कहीं ये बदगुमानी इनको गलत राह पर ना ले जाए। बिल आखिर दिल का दर्द जबान पर ले आई तो चंद लम्हे इनके दरमियान खामोशी मुहित हो गई थी। शहवाना को एहसास हुआ वो ठीक कह रही हैं। इनसे बदजनी नौफिल के लिए जहर कातिल न साबित हो, ये सोचकर वो दिल पर जबर करके उठ गई थी। जुनैद की ममा सख्त मिजाज और सटमोहर मिजाज की मालिक थी। कई माह बाद जुनैद के डैडी के हमरा बिजनेस टूर से वापस आई तो इसकी दादी के साथ कुछ गिफ्ट्स लेकर अपनी बहू से मिलने चली आई थी। नाजुक खूबसूरत मायदा इनको पसंद तो बहुत आई थी, मगर वो तारीफ से ज्यादा तनकीद को पसंद करती थी। सो मायदा के स्याह फ्रॉक सूट को नापसंदीदगी से देखती हुई मुंह बनाकर गोया हुई, तौबा, इस खुशी के मौके पर ये मातमी रंग कोई पहनता है भला? आप सब माशाल्लाह सुलझी हुई समझदार खवातीन हैं। आप में से किसी ने भी नहीं समझाया कि खुशी के मौके पर स्याह रंग नहीं पहनते? वहां मौजूद इमराना, जमरुद, सूफिया और बुआ से मुखातिब हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने ख्याल ही नहीं किया। हम ऐसी तोहम परस्ती में नहीं पड़ते। फिर ये कलर मायदा के फेवरेट कलर्स में शामिल है। सूफिया ने बिला तमहीद सीधी और खरी बात की थी। तोहम परस्ती की नहीं, ये सेंस की बात है जो हर किसी में नहीं होता। इमराना की निगाहें इनके भारी भरकम मगरूर वजूद का जायजा ले रही थीं, जो तकब्बुराना और तनकीदी अंदाज में गुफ्तगू करने की आदी लग रही थी। आप कुकिंग कर लेती हैं? वो मायदा से मुखातिब हुई। बहुओं को कुकिंग करना लाजमी आना चाहिए। मुलाजमीन के हाथों के खाने में कोई टेस्ट ही नहीं होता, और मुझे तो एलर्जी होती है मुलाजमों के हाथ के पके हुए खानों से। वो आहिस्ता आहिस्ता मशरूब के सिप लेती हुई कह रही थी। मायदा ने घबराकर माँ की तरफ देखा तो वो चाय तक नहीं तैयार करना जानती थी, क्योंकि इमराना को इसका काम करना नापसंद था। चले, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब हम अपनी मायदा को किचन के हर काम में ताक कर देंगे, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आपका मतलब है मायदा को कुकिंग करनी नहीं आती? वो तनकीदी लहजे में कहती हुई सूफिया के बाद मायदा को देखने लगी। हमें कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई मायदा से कुकिंग करवाने की। अच्छा, फिर तो आपकी बेटी को भी कुकिंग नहीं आती होगी। सौदा बिटिया तो हर खाने पकाने में माहिर हैं, पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की भी, और खाना भी ऐसा पकाती हैं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। सूफिया के बोलने से कबल ही बुआ बोल उठी, ये तो देखने से ही सुकर और सलीकामंद लग रही हैं। उनको पहली निगाह में ही सौदा बेहद पसंद आई थी। सौदा को अंदर आते हुए वो पसंदीदा निगाहों से देख रही थी। बहू के मामले में आपका इंतखाब बहुत लाजवाब है मिसेस मुदस्सिर। इमराना बोल कुछ न सकी, सिर्फ जबरन मुस्कुरा कर रह गईं। पहली बार इनको मालूम हुआ था
कि बेटी की सास से मुस्कुराकर बकवास सुनना कितना मुश्किल काम होता है। खाना लग गया है ममानी जान। वो ज़मारुद बेगम से गोया हुई और ज़मारुद बेगम की हमराही में वो सब खाने के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। मान जुनैद की दादी कसदन पीछे रुककर इमराना से इनका हाथ पकड़कर गोया हुई। मेरी बहू की बातें दिल पर मत लेना, ये ऐसी ही बातें करती है मगर दिल की बहुत अच्छी है। पहली मुलाकात है ना, मिलती रहेगी तो फिर इसकी अच्छाइयों का आपको मालूम होगा कि मुनज़्ज़ा कितनी स्वीट नेचर की है। वो कहकर आगे बढ़ गई और इमराना गहरा सांस लेकर इनके पीछे चल दी थी कि असल में तो इनका इस नकचढ़ी और घमंडी औरत की शक्ल पर थूकने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खाने के दौरान भी इनकी जबान कतर कतर चलती रही और इमराना की निगाहें बार बार मायदा के चेहरे पर उठ रही थी, जहां सरासीनगी, खुजालत और घबराहट के सिवाय कोई और तासुर नहीं उभर रहा था। खाने के बाद वो ऊपर चली आई थी और एक एक जगह का बड़ा बारीक बीनी से जायजा ले रही थी। दादी नीचे ही रह गई थी और इनके साथ आने की वजह इनको अब समझ में आई थी जब इन्होंने कॉफी पीते हुए सरसराते लहजे में कहा, सुना है मुदस्सिर साहब ने दूसरी शादी की हुई है और इनकी रिहाइश भी दूसरी बीवी और बेटे के हमरा है। वो आपके पास क़याम पज़ीर भी नहीं, तो इनकी दूसरी शादी करने की क्या वजह है? सवाल नहीं था, एक हथौड़ा था जो इनके सर पर लगा था। वो चंद सानिया तो गुमसुम होकर रह गईं। इनके फहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह की मुंहफट और पुरएतमाद औरत होंगी। माइंड मत कीजिएगा मिसेस मुदस्सिर, एक्चुअली जुनैद मेरी इकलौती औलाद है और अब हमारी नस्ल जुनैद से ही आगे बढ़ेगी। हमारी गैर मौजूदगी में मम्मा जान ने ये प्रपोजल आप लोगों को दिया था। क्या आप यहाँ रिश्ता करके खुश नहीं है? वो बात खता करके बोली, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जुनैद की खुशी में हमारी खुशी है। दरअसल मैं जानती हूँ बेटी माँ के नक्शे कदम पर ही चलती है। मायदा भी आपको ही आइडलाइज करती होंगी। आपने ऐसी क्या गलती की जो सौकन आ गई आप पर? मर्द अगर किसी दूसरी औरत की तरफ राग़िब होता है तो इसमें इसकी बीवी की ही कोई कमजोरी होती है। इमराना के मुंह में भरा कॉफी का घूंट जहर जैसा बन गया था। मुनज़्ज़ा बेगम की बातें किसी तेज धार तलवार की माने इनको काट कर रह गई थी और इस सवाल ने इनको गंग कर दिया था। चलें फिर, नेक्स्ट टाइम आपसे बातें होंगी। फहद की कॉल आ रही है, शोफर आ गया होगा। वो इनकी हालत से बेखबर उठकर खड़ी हो गई। नानो की कॉल थी ममा, वो लोग आज रात की फ्लाइट से आ रहे हैं। अंशरा खुशी खुशी वहां आकर गोया हुई। अच्छा, फिर आप चली जाएंगी बेटा? वो मुस्कुराते हुए एकदम ही संजीदा होकर कहने लगी, तो वो भी संजीदा हो गई। आप तो खासी दुखी हो गई हैं ममा। वो हक्का बक्का रह गई। इस थोड़े से टाइम में आपने इतनी मोहब्बत दी कि आपकी जुदाई का ख्याल ही मुझे बेकल किए दे रहा है। किस तरह रहूंगी मैं? आप भी वहां मुझसे मिलने आइएगा, मैं भी आपसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन मैं आपको मिस बेहद करूंगी। बहुत याद आएंगी आप मुझे। इनकी मोहब्बत ने अंशिरा को भी अपना गर्विदा कर लिया था। यूसुफ आ जाएं अहमदाबाद से, फिर मैं आपको हमेशा के लिए इस घर में लाने की प्लानिंग करती हूँ। आपके बिना ये घर काट खाने को दौड़ने लगेगा मुझे। इनका लहजा ममता से भरपूर था और साथ ही शोक भी था। और सर झुकाकर रह गई, तभी लाउंज के अंदरूनी हिस्से से निकलकर नोफिल बाहर आया था। अभी मेरा शादी करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है ममा। आप पापा से बात मत कीजिएगा, वो बिला वजह परेशान होंगे। इसके लहजे में बला की सर्दमोरियों संजीदगी थी। अंशिरा ने कनखियों से इसे देखा और वो इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था और अंशिरा को सख्त तौहीन का एहसास होने लगा था। क्यों बेटा, इस वक्त आप जिस टेंशन का शिकार हैं, ऐसे कड़े वक्त में आपको अंशिरा की बेहद जरूरत है, जो हम सफर के रूप में आपके साथ हो। आपकी तन्हाई मुझे टेंस किए रखती है। वो आगे बढ़कर इससे मुतफक्किराना अंदाज में गोया हुई, सॉरी, मैं खुद को अभी इस काबिल नहीं पाता। किसी को सहारा देने की हिम्मत है, मैं किसी का सहारा लेना चाहता हूँ। इसका अंदाज हतमी था। इस लम्हे मुलाजमा एक वॉलेट लेकर वहां आई। बेगम साहिबा, आज जो मेहमान आई थी वो ये भूल गई हैं। वो एक छोटा सा वॉलेट था जो बड़े पर्स के साथ आवेजा होता है, और शायद वो वॉलेट वहां गिर गया था। ठीक है, जाओ। वो वॉलेट लेती हुई आहिस्तगी से गोया हुई और इस लम्हे अंशिरा ने इनके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर तजस्सुस देखा था। कौन आया था? वो सरसरी लहजे में गोया हुआ और ज़रक़ा बेगम सोच रही थी कि एक झूठ की खातिर और कितने झूठ बोलने होंगे। शहवाना अपनी ख्वाहिश बयान करके जा चुकी थी। वक्त ने इसको अपने दिल की तमाम बातें करने की मोहलत दी थी, क्योंकि इसकी खुशकिस्मती थी कि नौफिल ऑफिस से वक्त से कुछ ताख़ीर से वापस लौटता था। इसने बता दिया था कि वो किसी वजह से लेट हो गया है, अलबत्ता वजह ना बताई थी कि मूड बुरी तरह से ऑफ था।
चेंज करके आने के बाद वो वसीयरीज लाउंज के इस हिस्से में लाइट्स ऑफ करके सोफे पर नींद दराज था, जिसकी खबर अंशरा को न थी। किस सोच में गुम हो गई हैं, खैरियत तो है ममा? वो इनको देखकर अपनी बात दोहराता हुआ बोला। वो एक पुरानी शनासा खातून थी, इत्तेफाकन यहाँ आई थी। अच्छा, तुम जाकर अपना सामान रेडी करो, शोफर तुम्हें ले जाएगा। नौफल सर झुकाए खड़ी अंशरा से सपाट लहजे में गोया हुआ। आप अपना सारा सामान समेट लें, पहले सामान घर पर छोड़कर फिर एयरपोर्ट जाइएगा। बल्कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप कहाँ जाएंगी ममा? इसको ही जाने दें, आपकी तबीयत पहले ही बेहतर नहीं है। लॉन्ग ड्राइव है, आप थक जाएंगी। नौफल के अजनबी लहजे में माँ के लिए अपनायत उभर आई थी, जबकि अंशरा के लिए वही बेगानगी थी। आप रेडी हो, मैं देखती हूँ, हिम्मत करूंगी साथ जाने की। अंशरा की बात सुनकर सर हिलाती हुई चली गई थी और जाते हुए इसकी आंखों में डराने वाली नमी दोनों से ही पोशीदा न थी। क्या हो गया है नौफल? ये फेल किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि हम खुद तकलीफ में हो तो दूसरों को भी तकलीफ में मुब्तला रखें। उन्होंने इसको सरजनिश करना जरूरी समझा था। जो इंसान देता है वही पाता है। इसने भी तकलीफों और जहमतों के अलावा कुछ नहीं दिया, बदले में मैं भी इसे यही दे रहा हूँ, वही सब मिलता है उसे भी। इसे कोई शर्मिंदगी और मलाल नहीं था। मेरी खातिर आपको अपना रवैया बदलना होगा। जिनसे मोहब्बत करते हैं इनको दुख देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके खातिर खुद को बदलने की सही जरूर करूंगा, आप परेशान ना हो। पहले मुझे बताएं इस औरत से मैं किस तरह पीछा छुड़ाऊं। आज एक मर्द इसके हवाले से मेरे पास आया था कि इसको माफ कर दूं। वो इनको साथ लिए सोफे पर बैठ गया और फैजान खान से मुलाकात की तमाम गुफ्तगू दोहराई। वो दम बखुद सुनती रही। मैं किस तरह माफ कर दूं इसको, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में गम ही गम है। बचपन के बाद लोग जवानी की बहारों को साथ पाते हैं और मैंने बचपन से ही बुढ़ापे को करीब पाया है। खिजाओं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस औरत का काम सिर्फ मांगना है। कल डैडी से तलाक मांगी थी और आज मुझसे माफिया मांग रही है। सच है, जो लोग देना नहीं जानते वो सिर्फ मांगते ही रहते हैं और मांगते मांगते मर जाते हैं। नौफल का लहजा बेहद शफाफ था। जरका बेगम का दिल इसकी बातें सुनकर लरज उठा, मगर वो खामोश की खामोश बैठी रह गई थी। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। तुझसे क्या कहते, तेरे पास जो आते गुजरे। दिन जो गुजरा तो किसी याद की रौ में गुजरा। शाम आई तो कई ख्वाब दिखाते गुजरे। अच्छे वक्तों की तमन्ना में रही उम्र रवा। वक्त ऐसा था कि बस नाज उठाते गुजरे। जिंदगी नाम इधर है किसी सरशारी का और इधर दूर से बस एक आस लगाते गुजरे। शहवाना आंखें बंद किए तकियों से टेक लगाए नींद दराज थी। जरका बेगम के यहाँ आने से वापसी पर दिल बोझल और बेकल होकर रह गया था। इस दहलीज पर कदम रखते हुए इनका दिल धुआं धुआं हो रहा था। इस वक्त को वो याद कर रही थी जब वो दुल्हन बनी अकरमा के संग इस दहलीज से गुजर रही थी। अकरमा के वालिदैन ने सदक़े के तौर पर हर कीमती से कीमती नेमत गरीबों में तकसीम की थी। मेहमानों का जमे गफीर था और इनकी खुशियों भरे कहकाओं और रोशनियों से हर शय जगमगा रही थी। अकरमा के अंग अंग से मुसरतों की किरणें फूट रही थीं। चेहरा चांद की मानी चमक रहा था। मैरून और गोल्डन खूबसूरत शेरवानी सूट और कुल्ले में वो हम रंग खुद से पहने अपनी भरपूर वजाहत के साथ किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। वो भी सुर्ख सुनहरे जरदार महंगा गरारा और ढेरों ज्वेलरी में सजी सवरी दो आश्ता हुस्न के साथ शहजादी लग रही थी। इनकी शादियों वलीमा गर्ज हर रस्म बड़ी धूमधाम से हुई थी। मुद्दतों लोगों ने मिसालें दी थी। इनका कपल भी बेहद पसंद किया जाता था। इनकी हसीन तरीन जोड़ी दूर दूर तक मशहूर थी। अकरमा इनके हुस्न पर परवाना निसार थे। घर वाले भी इनको हाथों हाथ लेते थे। वो वर्ल्ड टूर पर हनीमून के लिए गए थे। वो इसके हुस्न से बेहद मरूब थे। इसके सोने के बाद भी वो इसको मोहब्बत से तकते रहते थे। इत्तेफाकन इनकी आंख खुल जाती तो वो कहती, इतना टाइम हो गया, आप सोए नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आई? शादी के बाद से नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? ये भी कोई बात है भला? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो खौफ सदा सा रहने लगा हूँ। एक धड़का सा लगा रहता है मुझे। इस वक्त वो बेहद परेशान थे। वो उठकर बैठ गई थी। कैसा धड़का, कैसा डर खौफ है आपको अकरमा? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना?
वो इनका हाथ थाम कर बोले थे, ना मालूम क्यों मैं ये सोचने लगा हूँ कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, जीना मौत जैसा ही होगा। वो बेहद जज्बाती हो रहे थे। रात के इस पहर कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं आप? मैं भला क्यों जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी? हद होती है फजूल गोई की भी। प्लीज अब खुद भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें, वरना सारा दिन मेरे सर में दर्द रहेगा। वो सर झटक कर सो गई थी और वो फिर भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम कर सो गए थे। अकरमा ने इनसे मोहब्बत की थी और दोनों भाइयों से छोटा होने के बायस वो घर भर के लाडले और चहीते थे। इनके हवाले से शहवाना को भी ऐसी ही अहमियत और मोहब्बत मिली थी कि कोई रोक टोक न थी, हर तरह आज़ादी ही आज़ादी थी। अकरमा अपने दोस्तों से भी शहवाना को मिलवाते थे। इनके दोस्त तारीफें करते और वो फूले न समाते थे, इस बात से बेखबर कि ये तारीफें और सताइश शहवाना को खुद पसंद और खुद सर बना रही हैं। अपने हुस्न के ज़ोम में वो पहले ही मुब्तला थी। फिर इन बातों ने शहवाना का दिमाग सपने आसमान पर पहुंचा दिया था। शुरू शुरू में तो वो अकरमा के साथ दावतों में जाती, फिर रफ्ता रफ्ता तन्हा भी जाने लगी थी। अकरमा की मौजूदगी में एहतियात और अखलाक को मलहूज़ खातिर रखकर मिलने वाले इनके दोस्त शहवाना के चलन के मुताबिक चलने लगे थे। जब किसी औरत को तारीफ की लत लग जाए तो वो इसकी मजीद शैदाई हो जाती है और इस तारीफ के हुसूल को हासिल करने के लिए कई दीगर बुराइयों में लग जाती है, और वो भी लग गई थी। हर औरत शहवाना नहीं होती, ना हर मर्द अकरमा होता है। शहवाना जैसी औरत ऐसी गाली है जिसे हर मर्द अपनी जुबान से अदा करने में फख्र महसूस करता है। अगर औरत अपने हुस्न की दात मांगने लगे तो वो शहवाना बन जाती है, और बीवी हद दर्जा एतमाद करने वाले मर्द, बेटा आजादी देने वाले मर्द अकरमा की तरह खाली हाथ रह जाते हैं। बेगम साहब आ गए हैं, खाना लगा दो। मुलाजमा ने ख्यालात के तसलसल को तोड़ा तो वो चौंक कर सीधी हुई। साहब को कहो यहाँ आ जाए, तुम खाना लगाओ, हम आज खाना यहीं खाएंगे। मुलाजमा के जाने के बाद फैजान खान थके हुए वहां दाखिल हुए। आज आपने वापसी पर खासी देर कर दी, कहाँ थे आप? इनके करीब बैठते हुए वो इस्तफसार करने लगी। नौफल से मिलने इसके ऑफिस गया था। इन्होंने धमाका खेज इंकशाफ किया। तौबा, ये औरत थी कि चलती फुर्ती तंजो तलवार की धार, हर एक की खोज, हर एक के लिए तजस्सुस, औरतों और स्याह रंग को ही तंज का निशाना बना दिया कि मातमी कलर है, खुशी के मौके पर नहीं जेबतन किया जाता। अब इनको कौन बताए कि परसों जो हम वलीमे की दावत में गए थे वहां दुल्हन दूल्हा दोनों ने ही स्याह लिबास जेबतन किए हुए थे। किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया था, ना कोई हादसा पेश आया वहां, अल्लाह के हुक्म से। बुआ जो मुश्किल से जबान दांतों तले दबाए बैठी थी, इनके जाने के बाद कानों को हाथ लगाती हुई बोलने लगी थी। ठीक कह रही हैं बुआ, बड़ा शौक था हमें जुनैद की मम्मा से मिलने का। कब से इंतजार में थे कि वो आए तो इनसे मुलाकात हो, लेकिन वो जुनैद और इसकी दादी तो बहुत खुश मिजाज और मिलनसार हैं, जबकि मुनज़्ज़ा इनसे बिल्कुल ही उलट तबीयत की मालिक है। बहुत ही तनकीदी तबीयत पाई है, भला की मुंह फट है और जरा भी अच्छा तासुर कायम नहीं हुआ इनका। सूफिया भी किलस कर गोया हुई। इस वक्त सिर्फ बुआ और वो बैठी हुई थी। इनकी ऐसी बातें सुनकर कौन कह सकता है कि वो मुल्कों मुल्कों घूमने वाली पढ़ी लिखी औरत है। इनसे ज्यादा तो मामूली तालीम याफ्ता औरतें बहुत काबिल और खुश मिजाज होती हैं, जिन्हें बात करने का तरीका सलीका तो होता है। मैं तो कल ही भाभी जमरुद से कहूंगी कि मायदा को किचन के काम सिखाना शुरू कर दें। मैंने तो सौदा के निकाह के बाद से फूक फूक कर कदम रखने लगी हूँ। इमराना भाभी का क्या भरोसा, कब कौन सी बात बुरी लग जाए और निशाना मेरी बच्ची को बनना पड़े। मैं ये सोचकर कुछ नहीं कहती। इधर बुआ और सूफिया गुफ्तगू कर रही थी, दूसरी तरफ मायदा सौदा से अपनी परेशानी का इजहार कर रही थी। जुनैद की ममा मेरी सोच से बिल्कुल उलटकर साबित हुई हैं। बहुत ही सेल्फिश और बदलिहाज औरत है। इनको ये सेंस ही नहीं है कि ये कैसी गुफ्तगू की जा रही है। किसी का ख्याल ही नहीं किया, हत्ता कि ताई और मम्मा वगैरह को भी खूब बातें सुनाई। मुरव्वत और लिहाज जैसे औसाफ इनको छूकर भी नहीं गुजरे। छोड़ो ना, क्यों दिल बुरा कर रही हो, ठीक हो जाएगा सब। हस्बे आदत सौदा ने इसको दिलासा दिया, मगर वो गुस्से में थी। मुझे नहीं लगता वो ठीक होंगी। मामा का रवैया आपके साथ दुरुस्त हुआ, आज भी वैसा ही है, जलता हुआ सुलगता हुआ। मायदा ये क्या कह रही हो, इनका क्या जिक्र? इसने ताज्जुब खेज लहजे में पूछा। इसको मकाफाते अमल कहते हैं। मम्मा का अमल इनका तर्ज अमल है। फिर भी मम्मा से ज्यादा खराब एटीट्यूड नहीं है। मम्मा ने तो कई बार आप पर हाथ भी उठाया है। इनकी करनी मुझे ही भरनी पड़ रही है भाभी। वो खासी अफसरदा और गमगीन हो रही थी। मुनस्सर बेगम ने इसकी सारी खुशियों पर
सवालिया निशान लगा दिए थे। एक मुलाकात में 14 तबक रोशन कर दिए थे। मुस्तकबिल की तमाम खुशियां आज खुशफहमियां दिखाई दे रही थीं। प्लीज तुम इस मनफी सोच से बाहर निकलो। एक मुलाकात काफी नहीं होती किसी के बारे में राय कायम करने के लिए। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो या तुमको परखना चाह रही हो। सौदा ने तसल्ली देना चाही। होने को कुछ भी हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है मम्मा का बर्ताव मेरे आगे आना शुरू हो गया है। इनका किया मैं भुगत रही हूँ। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। मायदा मायदा प्लीज संभालो खुद को। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। मैं जैद को कहूंगी, वो जुनैद से बात करेंगे। इसकी मम्मा और डैडी को पूरे एजाज इफ्तिखार से तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा। वो इसे गले लगाकर बोली। जुनैद क्या साइड लेगा मेरी? वो खुद उनसे डरता है। दादी की हिम्मत नहीं है इनके आगे बोलने की। देखा नहीं है आपने आज, वो इनकी हर बात पर मुंह बंद किए बैठी रही थी। ओहो, जो होगा देखा जाएगा। तुम रो तो मत। सौदा इसके आंसू साफ करती हुई गोया हुई। मां कदमों की आवाज आई। अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ मेरी जान? इसी लम्हे इमराना वहां आई और सौदा को इसके आंसू साफ करते देखकर तेजी से आकर इसको गले लगाया। मायदा फिर से रोने लगी थी। तुम चाय लेकर आओ, मैं हूँ इसके पास, इन्होंने सौदा से कहा। सौदा ने कुछ कहा है तुम्हें? वो इसके जाने के बाद पूछने लगी। नहीं, वो क्या बोलेंगी? आपके सामने जुनैद की मम्मा ने कितनी इंसल्ट की है, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। तुम इस दो कौड़ी की औरत की बातों पर रो रही हो। ऐसी औरत पर लानत भेजो। वो इस काबिल ही नहीं है जिसके लिए आंसू बहाए जाए। वो इसको करीब बैठा कर मुंह बनाती हुई बोली। मम्मा आपको मालूम है ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मायदा ने इनको देखकर पूछा। वो पागल औरत है, मैं जुनैद से बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। कोई फायदा नहीं है मम्मा, ये मकाफाते अमल है। जो आप भाभी के साथ कर रही हैं वही अब मेरे साथ सलूक भी होने लगा है। दिमाग दुरुस्त नहीं है तुम्हारा जो ऐसी बातें कर रही हो। ये सौदा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है इस तरह की बातें करते हुए। मैं पूछती हूँ इससे। वो एकदम गुस्से से भड़क उठी थी। जहां और बाली ने इसको बिल्कुल बदला हुआ पाया था। वो बेहद खामोश रहने लगी थी, खोई खोई सी, इर्द गिर्द से बेखबर। और एक बड़ी तब्दीली इसमें ये आई थी कि वो तन्हा रहने से घबराने लगी थी। हमारे जाने के बाद तुमने एक बार भी रोशन आपी से कोई बात नहीं की। कितनी कॉल्स की थी उन्होंने। तुमको एक बार तो बात कर लेनी चाहिए थी उनसे। तुम्हें मालूम तो है मैं उनसे बात नहीं करती, और ये बात वो भी अच्छी तरह जानती है। तुम अब गुस्सा थूक दो। अपने डैडी को तुमने माफ कर दिया है, मम्मा को भी माफ कर दो। बाली इसके करीब बैठती हुई बोली। डैडी ने भी मुझे तस्लीम किया है, माना है कि मैं इनकी बेटी हूँ। वो मानना दूर की बात, एक बार बेटी कहकर पुकारने पर भी राजी नहीं है। मैं ऐसी संगदिल औरत को किस तरह माफ कर सकती हूँ? इसके लहजे में एक दर्द सा उभरा और आंखें नम होने लगी। तुम बहुत ज्यादा सीरियस रहने लगी अंशी। तुम्हें हो क्या गया है जो तुम मुस्कुराना, ज्यादा बातें करना सब भूल गई हो? इस बारिश की रात क्या हुआ था? इस रात के बाद से ही मैंने तुम्हें बदलते हुए देखा है। बाली की बात जारी थी कि जहां आरा ने वहां आकर गोया उनकी बातों में दखल अंदाजी की। शॉपिंग करने चलना है, फटाफट से रेडी हो जाओ। तुम देखो टाइम कैसा भाग रहा है। वीजे लेकर आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा दिन गुजर गए हैं और अभी कल तक शॉपिंग कोई ढंग की नहीं हुई। वो बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए उजलत में बोली। चलो अब उठ बैठ जाओ, देर हो रही है, वापस भी आना है। आप जानती हैं शॉपिंग करना मुझे सख्त बोरिंग काम लगता है। अंशिरा ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हें साथ तो चलना पड़ेगा, तन्हा क्या करोगी यहाँ? मैं तन्हा क्यों रहूंगी? बाली जो है मेरे पास। इसने फौरन बाली का हाथ थामा। अरे फिर मुझसे तन्हा शॉपिंग किस तरह होगी अगर बाली साथ ना होगी तो? इन्होंने नफे में गर्दन हिलाते हुए कहा। मिसेस सुहेल को साथ ले जाएं, इनको भी आपकी तरह ही शॉपिंग का क्रेज है। आप इनके साथ बोर नहीं होंगी। बहुत बातूनी है वो। बाली जो इस्लामाबाद से वापसी के बाद इससे ये पूछ पूछ कर थक गई थी कि वो इतनी बदली बदली क्यों है, और वो टाल कर रह जाती थी। इस वक्त इसका चेहरा बता रहा था कि अब वो छुपा न सकेगी। सो जहां आरा को इसने मशवरा सोच समझ कर दिया ताकि वो बाली को तन्हाई में सारी तफसील से बता सके। कह तो ठीक रही हो तुम, वो भी मेरी तरह पूरे मॉल का चक्कर लगाकर फिर खरीदारी करती हैं। इस तरह मालूम हो जाता है सबसे बेहतर चीज कहाँ है। अच्छा फिर मैं जा रही हूँ। मुलाजमा काम खत्म करके जाए तो गेट बंद कर लेना।
एक बार की चोट काफी है जो किस्मत से बच गए, वो कहती हुई चली गई। और बाली ने नोट किया इसके चेहरे पर अजीब से खौफ की परछाइयां रखसा थी। बाली, मुलाजमा गई नहीं है क्या अभी? इसकी आवाज लर्जा थी। किचन साफ करके जाएगी, मगर तुम इतनी खौफजदा क्यों हो रही हो? उसका हाथ पकड़कर घबरा कर बोली, अल्लाह के वास्ते पहले जाकर इस मुलाजमा को घर से निकालो। ये लोग बेहद खतरनाक होते हैं, बहुत जालिम व बेरहम दिल के मालिक होते हैं। इसकी आंखों में वो मनाजिर यके बाद दीगरे घूमने लगे थे। वो बेसाख्ता ही हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी तो बाली भाग कर मुलाजमा को भेजकर वापस आई। मैंने मुलाजमा को भेज दिया है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसके करीब आकर गोया हुई, तुम्हें नहीं मालूम मेरे साथ इन दोनों ने कितना भयानक सुलूक किया था। नौफल ने तुम्हें और नानी को इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग वहां परेशान होगे। वो इससे लिपट कर एक एक बात बताती चली गई इसको। इसके आंसुओं के साथ साथ बाली की आंखें भी बरसने लगी थी। या अल्लाह, ऐसे हैवान नुमा लोगों को मौत आ जाए। कितना बुरा किया इस चौकीदार के बच्चे ने और इसकी चालाक बीवी ने। अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं इनका हश्र बिगाड़ दूं, इनको भी ऐसी ही अजियत दूं जैसी इन्होंने तुम्हें दी। शक्लों से बेसदर नजर आने वाले कैसे बेरहम लोग थे वो। इसने बड़ी मोहब्बत से इसको गले लगाते हुए गुलूगीर लहजे में कहा, ये सब मेरी गलती थी। मुझे सबने कितना समझाया था कि मुलाजमों पर भरोसा ना करूं। नौफल और ममा ने किस कदर इसरार किया था कि मैं इनके साथ रहूं, मगर दिमाग इस वक्त ठिकाने पर न था। कोई भी मुझे मुखलिस और अपना ना लगता था। सो फिर कुदरत ने भी मुझे अपने ऊपर आए की तमीज सिखाने का इरादा कर लिया और वो सबक भी ऐसा सिखाया कि हमेशा याद रहेगा। वो आंसू साफ करती हुई बेड पर बैठ गई। नौफल भाई का क्या हाल हुआ था तुम्हारी हालत देखकर? वो तो गुस्से से पागल हो गए होंगे। वो खराब मौसम की परवाह ना करते हुए यहाँ आए थे, बाली ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। हाँ, इस वक्त वो मेरी हालत देखकर दीवाना सा हो गया था। इसकी कोशिश से वो दोनों दूसरे ही दिन पकड़े भी गए थे। सजा इनको भी कम ना मिली थी, मगर सजा से मैं भी ना बच सकी थी, अंशरा ने गहरी सांस लेकर कहा था। मायदा ने लाख इनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौदा ने ऐसी किसी भी राय का इजहार नहीं किया, बल्कि वो इसकी दिलजोई में लगी हुई थी, इसको बहला रही थी। मगर वो इमराना ही क्या जो दिल में आई बात को झुठलाकर किसी और की मान लें, अपनी राय से दस्तबरदार हो जाएं। समझौता और खैर ख्वाही का जज्बा खुसूसन सौदा के लिए इनके दिल में पैदा ही हो नहीं सकता था। सो वो सौदा चाय लेकर आई तो माहौल बदल चुका था। इमराना किसी घायल शेर की तरह टहल रही थी। मायदा, जो इनको समझाने की कोशिश में नाकाम होकर दोनों हाथों से सर थामे बैठी थी, सौदा को देखकर इमराना से इल्तिजाइया लहजे में बोली, मम्मा प्लीज भाभी को कुछ मत कहिएगा, इनका कोई कसूर ही नहीं है। अच्छा, ये आपको टॉर्चर करे और मैं क्यों कुछ न कहूँ? इसे कौन है ये जिससे डर कर बैठ जाऊं और ये तुम्हें ताने दे? वो हक्का बक्का खड़ी सौदा को घूर कर देखती हुई चिल्लाई, अब देखो कितनी मासूमियत से देख रही है, गोया इससे बढ़कर कोई दूसरा मासूम नहीं है। मैं समझती हूँ तुमने ही फोन करके मुनज़्ज़ा के कान भरे हैं, झूठ सच लगाई है, तभी वो बढ़ बढ़कर तुम्हारी तारीफें कर रही थी और मायदा को बातें सुना रही थी। पहली मुलाकात में कोई ऐसा नहीं करता। सौदा के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। हस्बे आदत वो कुछ कह न सकी, मगर नफी में इसकी गर्दन मुसलसल हिल रही थी। ममा बहतान लगा रही हैं, अल्लाह के लिए चुप हो जाएं, क्योंकि किसी दूसरे की खातिर अपने घर में आग लगाने पर तुल गई हैं आप। शोर शराबा सुनकर जैद भी वहां आ गया, जबकि इमराना को मायदा मना कर रही थी। चुप करो, तुम्हें क्या मालूम इनकी चिलत्तरबाजियां? मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस लड़की को। क्या हो गया है ममा? वो आगे बढ़कर इनसे इस्तफसार करने लगा। ये मालूम करो इस भोली नागिन से, जो अंदर ही अंदर मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोल रही है और मासूम बनी हुई है। वो इसकी तरफ इशारा करके गोया हुई। सौदा खड़ी की खड़ी रह गई। इसके हाथ में पकड़ी ट्रे भी मायदा ने लेकर मेज पर रखी थी। सौदा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरी बच्ची अभी अपने घर गई भी नहीं और इसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं आपकी इस चहीती ने। बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। कल इसने मेरा घर तबाह किया था और आज यही काम ये कर रही है, मगर अब ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो सौदा को कच्चा चबा जाए। मुनज़्ज़ा आंटी ने क्या कहा है ममा?
زید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا نہیں کہا؟ یہ پوچھو اس بددماغ و بدتمیز عورت نے پہلی ملاقات میں ہی مجھے اس عورت کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں تو آج ہی یہ رشتہ توڑ رہی ہوں۔ مما پلیز، رشتے کانچ کے برتن نہیں ہوتے جو اٹھائے اور توڑ دیے۔ یہ بے حد نازک معاملات ہیں جو دو خاندانوں کے درمیان عزت و وقار کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے معمولی باتوں پر اس طرح ختم نہیں کیے جا سکتے۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، زید نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کس طرح آرام سے بیٹھ جاؤں؟ اپنی بے عزتی میں برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کی بے عزتی گوارا نہیں ہے ہرگز مجھے۔ صرف ایک بار میں ہی آپ چیخ اٹھی ہیں مما، بھابھی کو جو آپ ہر وقت بے عزت کرتی رہتی ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی اس کا احساس ہوا ہے آپ کو؟ شٹ اپ! میں تمہاری حمایت میں مری جا رہی ہوں اور تم ہو کے میرے خلاف ہی ٹٹر کیے جا رہی ہو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا لیا ہے جو کبھی بھی مجھے پسند نہیں، وہ میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ اس کی بات پتہ کر کے سودا کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتی ہوئی غرائیں۔ یہ بات آپ بھائی کے دل سے معلوم کریں، بھابھی ان کے لائق ہیں یا نہیں؟ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے مطابق معمولی سی باتیں سن کر آپ رشتے توڑنے کی باتیں کر رہی ہیں، اور یہاں آپ ان کے منہ پر جو دل چاہ رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں۔ چپ ہو جاؤ مائدہ، میرے خاطر کیوں خود کو گناہ گار کر رہی ہو؟ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے یہاں فساد برپا ہو، نا اتفاقی پھیلے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں ممانی کی نگاہوں میں عزت اور دل میں مقام حاصل کر لوں، لیکن صد افسوس میں آج تک اس مقام تک رسائی نہ پا سکی ہوں اور شاید کبھی نہ پا سکوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے میں خاموشی سے زید کی زندگی سے نکل جاؤں۔ پہلی بار وہ عمرانہ کی موجودگی میں باہمت انداز میں گویا ہوئی، گو کہ شدت جذبات سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنسو تیزی سے مومی گالوں پر بہہ رہے تھے، چہرے پہ حرامہ نصیبی رقصان تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ معلوم ہے تمہیں کچھ؟ زید نے جلتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، بس ساری زندگی میرے نام کو خود سے جدا مت کیجیے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کی راہ میں نہیں آؤں گی، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ بہت جلد وہ لوگ واپس آنے والے ہیں۔ سامیہ کی کال آئی تھی، لاریب کومے سے باہر آ گئے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے، وگرنہ یہاں تو ڈاکٹرز نے ایک طرح سے مایوس ہی کر دیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے زرقا بیگم نوفل سے مخاطب ہوئیں۔ پاپا کب واپس آ رہے ہیں؟ 1 ماہ سے زائد گزر گیا ہے ان کی وہاں رہائش کو، اب ان کو واپس آ جانا چاہیے۔ حسب توقع اس نے لاریب کے ذکر سے فرار چاہا اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ یوسف تو واپسی کا رخت سفر باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کب سے، مگر بابا جان ان کو بے حد اصرار کے بعد روکے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے دل کی کیفیت سے بخوبی واقف ہیں۔ کل تک وہ انشرا سے ملنے کے لیے جتن کرنے کو راضی تھے، اور اب جب وہ مل گئی تو احساس گناہ سر اٹھانے لگا ہے کہ یہ اس بچی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ لوگوں سے اس کو اپنے نام سے متعارف نہیں کروا سکتے۔ اور ان کی اس تکلیف کو میں اس وقت شدت سے محسوس کیا جب شہوانہ سے ان کی ملاقات کرواتے وقت مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا تھا۔ وہ بے ساختگی میں وہ راز کھول گئیں جو خود انہوں نے چھپا کر رکھا تھا، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کی پردہ پوشی زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے۔ دیر سویر ان سے بے ساختگی میں سچ نکل ہی جاتا ہے۔ شاید جھوٹ بولنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ ماما، وہ عورت یہاں آئی تھی اور آپ نے مجھ سے چھپایا؟ وہ حیران ہوا اور زرقا بیگم کو اپنی غلطی نے پریشان کر دیا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، نہ جانے کس طرح میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ وہ سخت پشیمان ہوئی تھی۔ وہ عورت یہاں پر آئی اور آپ نے آنے دیا؟ وہ دکھ، صدمہ اور رنج و بے اعتباری، کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ آپ نے اس کو اس گھر کی دہلیز میں پاؤں رکھنے کیسے دیا؟ وہ قابل نہیں تھی کہ اس کے ناپاک قدم اس گھر کی چوکھٹ کو چھوتے۔ غم و غصے سے ان کی آواز پھٹنے لگی تھی، مگر ان کے لیے لہجے میں ادب و تہذیب کی حد موجود تھی۔ لہجہ درد کی طرف سے بڑھ گیا تھا۔ میں نے آپ کو سب کی عزت و احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا پھر وہ آپ کی ماں ہو۔ وہ میرے باپ کی قاتل ہے مما۔ اس سوچ کو دل سے فنا کر دیں، جو ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے۔ دل کا سکون معاف کرنے میں ہے، درگزر کرنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ پھر غلط کرنے والے کبھی سکھی نہیں رہتے۔ پھولوں کی چاہ میں لوگ کانٹوں سے دامن بھر لیا کرتے ہیں اور پھر تاحیات ان کانٹوں پر ہی چلتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھی اور ملائمت سے گویا ہوئی۔ تاحیات ان کانٹوں پر ہی چلتے ہوئے گزری ہے میری۔ اس نے بھی گھبرا کر کہا، شہوانہ یہاں آئی تھی، میں نے محض آپ کی دل آزاری کے خیال سے نہیں ذکر کیا تھا۔
मेरा इरादा था कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको बताऊंगी, और फिर वैसे भी ये बात छुपाने वाली तो नहीं थी। वो थूक कर गई थी कि कभी जिंदगी में इस दहलीज पर पाँव नहीं रखूंगी। फिर क्यों आई हैं वो यहाँ? आपने क्यों परमिशन दी? धक्के देकर निकलवा देना चाहिए था इनको। जो लोग दूसरों की राहों में कांटे बिछाते हैं, फिर इनको भी कांटों पर ही चलना पड़ता है। वो सख्त इज़्तिराबी अंदाज में मुब्तला हो गया था। कुछ लोग थूककर चाटने पर मजबूर हो जाते हैं अपनी गलतियों से, और दानिशमंदी ये है कि दूसरे की गलती से सबक सीखा जाए ताकि कल को हम भी ये खफ़त उठाने से महफूज हो जाएं। वो इसके शाने पर हाथ रखे धीरे धीरे समझा रही थी, और वो सर झुकाए बैठा हुआ था। आपने हमेशा मेरी मानी है और इस बात पर मुझे आप पर फख्र भी है, लेकिन आपने मेरी बात रद्द नहीं की कि इतना मान दिया कि शायद मेरी सगी औलाद होती तो वो भी ना देती कभी। ये बात ना किया करें ममा, मैंने सदा आपको माँ माना है, लेकिन कभी भी मैंने ये महसूस नहीं होने दिया कि आप मेरी माँ नहीं हैं। वो गोया इनके जुमले पर तड़प ही उठा था। फिर भी आप शहवाना को नहीं भूले बेटा। माँ एक ऐसी हस्ती होती है, कोई कितना भी प्यार दे, सगी माँ भुलाई नहीं जाती। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि वो कैसी माँ थी। वो दुख से बोला, गलत रास्ते पर चलने वाला एक दिन सीधे रास्ते पर जरूर आता है, और वो पहले ही बड़ी तकलीफ और असियत से गुजर कर आता है। अगर ऐसे में इसका इस्तकबाल मोहब्बत और खुलूस से ना किया जाए तो सफर रायगां जाने का खतरा रहता है। शहवाना भी एक कठिन रास्ता गुजार कर आपके पास आई है, और आप आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए शहवाना को माफ कर दें। मैं माफ कर दूं? क्या इस औरत को माफ किया जा सकता है? इसका चेहरा जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वो दुख से इनकी तरफ देख रहा था। माफ करना मुश्किल जरूर है बेटा, मगर नामुमकिन नहीं। थोड़ा दिल को माइल करना पड़ता है। जब दिल माइल होना ही नहीं चाहे तो किस तरह जबरदस्ती कर सकते हैं? मुझे मालूम है आपके दिल के फैसलों पर नहीं चलते आप। मेरा यहाँ दिल काम करता है ना दिमाग। जब भी सोचता हूँ हर सू अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसके लहजे में बेबसी थी। सौदा रोते हुए नीचे आई और सारा जब्त तो बर्दाश्त आंसू बनकर इसकी आंखों से बह निकले थे। इसका हौसला हिम्मत इमराना की मुनाफकत और नफरत ने रेजा रेजा कर दिया था। वो इल्जाम लगाने में माहिर थी, और हर रोज के इल्जामात सहते सहते वो तकरीबन आदी हो गई थी, मगर इनकी नापसंदीदगी हद से सिवा हो गई थी। इमराना की नजर में वो इस काबिल न थी कि इनके खूबरू कमाऊ बेटे की बीवी बनती। वो काबिल थी ना कभी काबिल हो सकती थी। फिर इन बार बार के झगड़ों से बेहतर था कि वो जैद का साथ छोड़ दे। अलबत्ता इसका नाम कभी भी अपने नाम के साथ और अपनी जिंदगी से जुदा करने वाली नहीं थी। वो आकर अपने कमरे में बंद हो गई। नीचे का पोर्शन सन्नाटे की जद में था। वो सब लोग बमा बुआ के आज ही मुदस्सिर साहब की तरफ चंद रोज के कयाम के इरादे से गए थे। यही वजह थी जमरुद और बुआ इमराना की तेज झगड़े की आवाजों पर भी ऊपर नहीं आई थी। दोनों मुलाजमाएं अपने अपने क्वार्टर्स में थीं। वो बेड पर बैठी रो रही थी। मान तेज उबकाई आई और वो तेजी से अटैच बाथ की तरफ बढ़ी, और दूसरे लम्हे उल्टी देखकर इसकी आंखें बेहद बेयकीनी से फटी की फटी रह गईं। व्हाइट वॉश बेसन का अंदरूनी हिस्सा सुर्ख हो रहा था। इसको खून की उल्टी हुई थी और फिर खांसी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। बमुश्किल वो मुंह धोकर कमरे में आई और बेदम होकर बेड पर गिर गई। खांसी का दौरानिया कम हुआ, मगर दिल की हालत नागुफ्तबा हो गई थी। इसको मालूम ही नहीं हुआ था कि कब यह खतरनाक बीमारी इसके अंदर कुंडली मारकर बैठ गई थी। बुखार और खांसी की शिकायत तो अमूमन रहा करती थी, जिसको कभी इसने कोई अहमियत ना दी थी कि वो शुरू से ही खुद से गाफिल और लापरवाह रहने की आदी थी। लेकिन इसको मालूम न था ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी बनकर इसको अपनी लपेट में ले लेगी। चलो अच्छा है, इस बहाने ही इमराना मुमानी की मुझसे जान तो छूट जाएगी। वैसे भी मेरी दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है। मुझ जैसे लोग अल्लाह पैदा तो कर देता है। पैदा हुई तो चंद साल बाद बाप दुनिया से चला गया। माँ ने सौतेले बाप की सितम ज़रीफियों से महफूज रखने के लिए दूसरी शादी नहीं की, और मान दरवाजा खुला और दिल आवेज महक पता दे रही थी कि आने वाला कौन है। वो उठकर बैठ गई। जैद इससे कुछ फासले पर आकर रुक गया था। शाम अभी पूरी तरह ढली न थी। बाहर सूरज चमक रहा था। अंदर कमरे में दबीज पर्दों के बायस अंधेरा था। लाइट्स ऑफ थी। अच्छा, तुमने फैसला कर लिया है खामोशी से मेरी जिंदगी से निकलने का। इसके संजीदा से लहजे में बर्फ जैसी ठंडक को पत्थर की मानिंद सख्ती थी। जी,
مجھ سے پہلے موت نے فیصلہ کر لیا ہے. اس کا دل چاہا اس کے شانے سے لگ کر بتائے وہ کیسی مہلک بیماری کا شکار ہو گئی ہے، مگر پھر اس سے جدا ہونے میں ہی بہتری تھی کہ جدا تو ہونا ہی تھا. بہت بہادر ہو گئی ہو، بے حد سمجھدار بھی. وہ بدستور کھڑا ہوا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے. لائٹس دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں کھولی تھی. سردی کے باعث فین بھی آف تھا. اس خاموشی میں اس کی سسکیاں نمایاں ہو رہی تھیں. جب مجھ سے دور رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر یہ رونا کیسا؟ جواباً وہ تیزی سے امڑ آنے والے آنسوؤں سسکیوں پر قابو نہ پا سکی. دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر روتی چلی گئی. وہ دوہری تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی. وہ سامنے کھڑا شخص دل کو از حد محبوب ہو گیا تھا. اس سے جدائی کا تصور بھی کن چھری سے ذبح کرنے کے مترادف تھا، مگر جدائی ہر صورت مقدر ٹھہری تھی. اور یہ اس سے جدائی کا خیال ہی تھا جو اس کو تڑپ تڑپ کر رونے پر مجبور کر رہا تھا. سودا کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس کے انداز میں ایسی کوئی بات تھی جو وہ اس کو چونکا گئی تھی. وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں استفسار کرنے لگا. ماما کی عادت تمہیں معلوم ہے، وہ شروع سے تمہیں برا کہنے کی عادی ہے. الزام لگانے میں بھی وہ چوکتی نہیں ہے. یہ ان کی نیچر کا حصہ ہے. پھر تم بے حد صبر و متحمل مزاج کی مالک لڑکی ہو. تم نے تو ان کی مار کھا کر بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا. پھر آج ایسا کیا ہوا؟ تم نے مجھ سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے چھوڑ کر آ گئی. مڑ کر یہ بھی نہیں دیکھا. سانس میری سینے میں اٹک کر رہ گئی ہے. مما کے غصے کی سزا تم مجھے دے رہی ہو یار. میرا کیا قصور ہے؟ صرف یہی کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا اور نہ مما کے بغیر. وہ اس کا ہاتھ تھام کر لگاوٹ بھرے لہجے میں بولا. مان وہ چونک گیا. ارے تمہیں تو خاصا فیور ہو رہا ہے اور تم نے بتایا بھی نہیں. دوسرے لمحے اس کی انگلیاں اس کی نبض پر تھیں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ٹیبلٹ کھا لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے گھبرا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا. تبھی اس کو پھر سے ابکائی آئی، جس کو اس نے ضبط کرنا چاہا کہ وہ بیماری کو زید پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی. لیکن یہ چیزیں اختیار میں کب ہوتی ہیں؟ ابکائی کے ساتھ ہی شدت کی کھانسی آئی اور وہ بیڈ سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ منہ سے وہ شے بیڈ پر ہی نکلنے لگی. زید نے بھاگ کر لائٹ آن کی اور اس کی طرف دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا. سرد شام کا گلابی غبار ہر سو پھیلا ہوا تھا. قطار در قطار لگے ہوئے گھنے درختوں پر پرندوں کی ٹولیاں منڈلا رہی تھیں. جہاں گھونسلوں کی بہتات تھی، پرندوں کی چہکاریں فضا میں گونج رہی تھیں. ڈھلتی شام کے سائے میں ماحول بڑا اداس لگ رہا تھا. ماحول کی ساری اداسی سمٹ کر گویا اس کے دل میں بھر گئی تھی. شہوانہ کی آمد نے اس کی زندگی کو دکھوں سے ہمکنار کر دیا تھا. سارے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے. اپنے باپ کے صدمے اور اپنی حسرتیں تمام از سر نو یاد آنے لگی تھیں. اس کو آج تک ازبر تھا آخری دنوں میں ڈیڈی اس ہرجائی عورت کو یاد کر کے بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا کرتے تھے. عجیب محبت تھی جو بے وفائی کا روگ پالنے کے باوجود اس کو خاموش کرنے کو تیار نہ تھی. آج وہ عورت ان کے خاک ہونے کے بعد آنسو بہاتی ہوئی آ گئی تھی. اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا اور بہت ہی عجیب ہوتا ہے یہ ضمیر بھی. جب لوگ خاک اوڑھ کر سو جاتے ہیں تو کچھ لوگوں میں بیدار ہو جاتا ہے. اس کا دل اس عورت سے بری طرح مقدر و نالاں تھا، لیکن کسی طرح بھی ایک نگاہ دیکھنے کا روادار نہ تھا، کسی صورت برداشت کرنے کو راضی نہ تھا. اسی لمحے اس کی نگاہ فٹ پاتھ پر کھڑی انشرا پر پڑی اور خود بخود بریک پر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا. بلیک اسکارف سے سر اچھی طرح سے ڈھانپے، فل سلیو کا پنک اپر زیب تن کیے بڑی پروقار لگ رہی تھی. وہ دائیں شانے پر بیگ تھا اور بائیں ہاتھ میں کتابیں تھامے وہ یقیناً یونیورسٹی سے واپسی پر کنوینس کے انتظار میں کھڑی تھی. اس کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر دیکھتی رہ گئی تھی. آج بھی کوئی تماشا کریٹ کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ اس کو گمسم کھڑا دیکھ کر سخت طنزی انداز میں گویا ہوا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہ دعا نہ سلام. یہ لٹھ مار انداز اس کو سچ مچ بوکھلا گیا تھا. مزید اس کے لہجے انشرا کو سراسیما کر گئے تھے. ڈراپ کر دوں گا، آ جاؤ. کیوں لوگوں کو مشکوک کر رہی ہو؟ آتی جاتی گاڑیوں سے لوگوں کی نگاہیں اس پر تھیں اور انشرا کو وہ دن یاد آ گیا جب ایسے ہی ایک موقع پر اس نے انتقامی جذبے کے تحت اس کو لوگوں سے پٹوانے کے لیے تماشا کیا تھا، لیکن اس کی حاضر دماغی سے ان کے انتقام کا نشانہ بننے سے وہ بچ گیا تھا اور آج وہ اسی واقعے پر ہی تانا زنی کر رہا تھا. انشرا برق رفتاری سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. اتنی لیٹ کیسے ہو گئی اور یہاں کیوں کھڑی تھی؟ کیب نہیں آئی؟ اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے استفسار کیا. کچھ نوٹس تھے وہ بنانے میں دیر ہو گئی اور باہر نکلی تھی انہیں سے تو کیب ڈرائیور کی کال آ گئی. وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں آئے گا. مجھے کال نہیں کر سکتی تھی تم؟
جو یہاں فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی تھی. وہ بدستور اکھڑ مزاجی سے پیش آ رہا تھا. میں کال کرتی اور آپ آ جاتے مجھے پک کرنے. وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی سوالیہ انداز میں گویا ہوئی. جواباً وہ گھور کر بولا, تمہیں کوئی شک؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی بھی میں نے ہی پک کیا ہے. نیکسٹ ٹائم نہ دیکھوں میں تمہیں ایسی حرکت کرتے ہوئے. منٹوں میں لڑکیوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے ایسی سنسان جگہوں سے. آئی ایم سوری, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا حالات کا. جواباً وہ خاموش ہی رہا. دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی, اور اس سرد مہری و بیگانگی آمیز رویے سے گھبرا کر وہ اس وقت کو یاد کرنے لگی جب وہ نوفل سے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی اور وہ پروانے کی مانند اس کے ارد گرد گھومتا جل مرنے کو تیار رہتا تھا. اور وقت بھی کیسے کیسے پینترے بدلتا ہے, کبھی آسمان کی بلندیوں پر تو کبھی زمین کی سطح پر لا پھینکتا ہے. غرور کا انجام پشیمانی ہے. کار سے اترنے کے لیے تم کو ریڈ کارپٹ کا پروٹوکول دینا ہوگا کیا؟ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ مین گیٹ کے سامنے کھڑا تھا. آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس کا لہجہ خجالت سے بھرپور تھا. ٹائم نہیں ہے, پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں. اس کا سپاٹ لہجے میں انکار تو وہ مزید اصرار نہ کر سکی, اور وہ بھی کار سے اتری ہی تھی کہ گیٹ کھول کر بالی تیزی سے باہر آ کر نوفل کی طرف بڑھی. میں نے دیکھا آپ اس کو چھوڑ کر جانے کے چکر میں ہیں, اس لیے میں تیزی سے یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو جانے نہ دوں. بالی نے ڈرائیونگ ڈور کھول کر اس کا بازو پکڑ کر کہا. میں لیٹ ہو گیا ہوں, مما ویٹ کر رہی ہوں گی. ویسے بھی ان محترمہ نے ان کو اپنا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی ہیں. بالی سے بات کرتے وقت اس کی ساری سرد مہری اور کرختگی ایک دم غائب ہو چکی تھی. کم کم ابھرنے والی مسکراہٹ اب اس کے لبوں پر نمودار ہو کر اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی. اس کے دل کو ٹھیس لگی کہ اس کے لیے کس قدر اجنبی بن گیا تھا وہ. ماما کو کال کر کے اطلاع کر دیجئے کہ آپ ہمارے پاس ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ڈنر کریں گے. رہی بات ماما کی تنہائی کی تو اسی سلسلے میں آپ سے ماسی بات کرنا چاہ رہی ہیں. بالی نے بے حد بے تکلفی سے اس کا بازو پکڑ کر کہا اور اس کو اندر لانے میں کامیاب ہو گئی. وہ اس کو نظر انداز کیے بالی کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا اور وہ مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی. لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا. سودا منہ سے خون ابل رہی تھی. اس کی شال اور شرٹ خون سے سرخ ہو گئی تھی. اس کے لیے یہ منظر بڑا اذیتناک تھا. وہ کسی بگولے کی مانند اس تک پہنچا جو مارے تکلیف و نقاہت کے بے ہوش ہو گئی تھی. اس کے خون آلود کپڑوں کی پرواہ کیے بنا وہ اس کو بازو میں اٹھاتا ہوا دیوانہ وار کمرے سے نکل گیا تھا. بھائی, بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ یہ بلڈ کیسا ہے؟ ان کی طرف آتی ہوئی مائدہ کی نظر جب ان پر گئی تو بے ساختہ چیخ کر کہہ اٹھی, میرے ساتھ آؤ, ابھی فوراً ہمیں ہاسپٹل جانا ہے. سودا کی حالت ٹھیک نہیں ہے, نہ جانے کیا ہوا ہے. وہ تقریباً دوڑتا ہوا اسے اٹھائے پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا. مائدہ بھاگم بھاگ عمرانہ کو بتا کر بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور لمحوں میں کار ہواؤں سے باتیں کرتی ہاسپٹل پہنچی. سودا کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر لیا گیا تھا جہاں فوراً ہی اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا. اب وہ دونوں وہاں رہ گئے تھے. بھائی, یہ کیا ہو گیا؟ بھابھی نے سوسائڈ کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی. نہیں, وہ خودکشی نہیں کر سکتی. وہ کمزور نہیں ہے, بہت دیندار ہے. وہ خودکشی کیسے کرے گی؟ وہ مائدہ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہا تھا, مگر دل مائدہ کی بات سے انکاری بھی نہیں تھا. نہیں بھائی, آج مما نے زیادتیوں کی حد کر دی ہے. بھابھی کو اس حد تک ہرٹ کیا ہے کہ وہ سوسائڈ کرنے پر راضی ہو گئی. میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب. کاش آپ نے اس دن مجھے مرنے سے نہ بچایا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا. مائدہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور زید کو لگ رہا تھا اس کے ارد گرد خطرے کے سائرن بج اٹھے ہوں. کیا بکواس کر رہی ہو, چپ ہو جاؤ, ایسا نہیں کر سکتی. وہ ایسی ہے ہی نہیں. بہت بہادر اور حوصلہ مند ہے. وہ نماز پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, دینی کتب اس کے مطالعے میں رہتی ہیں. پھر وہ کیوں حرام موت مرنا چاہے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ خود کلامی میں مبتلا تھا. اس کا دل وسوسوں کی زد میں تھا. حواس گم ہونے لگے تھے. مان وہاں ڈاکٹر منہ لٹکائے ہوئے داخل ہوئے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے. کوئی ناراضگی ہے ہم سے نوفل بھائی جو آپ نے ہماری خبر لینا ہی بند کر دی ہے؟ ہمیں یہاں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں, آپ نے ایک فون کال تک نہ کی, یہاں تشریف بھی نہیں لائے. ماسی سے سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی بالی نے استفسار کیا. انشرا اپنے کمرے میں جا چکی تھی. ناراضگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایکچولی آج کل پرسنل پرابلمز میں گرفتار ہوں, سو ارد گرد کا خیال ہی نہیں رہتا. وہ سادگی سے بولا.
اللہ آپ की प्रॉब्लम्स दूर करे। आपने इस रात सौदा की जिंदगी बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि इसका बदला मैं आपको किसी तौर न दे सकूंगी। आपने हमारी परेशानी के ख्याल से ये सब पोशीदा रखा। हमें कल ही अंशी ने आगाह किया है कि इस पर क्या क़यामत टूटी थी। अगर आप न आते तो अल्लाह जाने मेरी बच्ची का क्या होता। वो लोग तो गेट को बाहर से ताला लगा गए थे। बड़े ही नमक हराम और बदबख्त लोग थे। जहां आरा इसकी बहुत मशकूर दिखाई दे रही थी। वो शॉपिंग का कहकर अपने कमरे में चली गई थी ताकि मजीद रकम ले सकें, और बाली समझी कि वो चली गई हैं। तभी अंशरा से सारी बात मालूम कर रही थी जब इन्होंने भी सारा राज जान लिया था। कुछ बदबख्ती हमारे अपने हाथों से ली गई है, तभी किसी को नमक हरामी दिखाने का मौका मैसर आता है। नौफल संजीदगी से कह रहा था। बस बेटा क्या कह सकती हूँ, बहुत कोशिश की हमने इसको अपने साथ ले जाने की। वहाँ से जरका बहन और यूसुफ साहब ने कितना चाहा कि वो यहाँ नौकरों के आसरे पर ना रहे और इनके साथ चली जाए, मगर इस वक्त इस लड़की के सर में सरकशी समाई हुई थी जो किसी की बात ना मानी और अंजाम भुगतना पड़ा। चले मासी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अंशी ने तकलीफ तो उठाई और सुनकर हमारे दिल भी घायल हुए, और इन सबसे बढ़कर ये हुआ कि वो लाइन पर आ गई है, बिल्कुल बदल गई है। क्यों नौफिल भाई, आपने भी नोट किया होगा कि वो अपनी जिद्दो बदमिजाजी भूल गई है। बाली शरारती लहजे में इनसे मुखातिब हुई। जो खुद को नहीं बदलते इनको वक्त बदल देता है। चढ़ता सूरज डूबता जरूर है। वो भी शोखी से गोया हुआ तो बाली खिलखिलाकर हंस दी। मान गई आपको, बहुत बड़े एक्टर हैं आप। वाह क्या जमकर एक्टिंग की है आपने। किसी भी लम्हे अंशी को फील ना हुआ कि आप एक्टिंग कर रहे हैं।